बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ख़ातिम लाइन। और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जनाब आज का दिन जो है वो तिब्ब नबवी पे बात करने का है। तिब्ब नबवी में यूनानी मेडिसिन में कुछ ओवरलैपिंग्स हैं, लेकिन आई अश्योर यू कि बहुत से जो तिब्ब नबवी के इलाज हैं वो हमारी मॉडर्न तिब के अंदर, यानी कि मेडिसिन के अंदर भी अगर थोड़े से आप सेंसिबल हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो डाइट के ज़रिए कितने इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, डाइट के साथ भी और अदरवाइज़ भी। हमारे साथ आगा अब्बास हैं कराची से। हकीम आगा अब्बास, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जनाब हमारे साथ डॉक्टर साहिर चावला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आगा बस भाई आपसे पहले शुरू करूं। आजकल अगर गौर किया जाए तो दुनिया के अंदर भी एक ख़ास परसेंटेज है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो डायबिटीज़ की बढ़ रही है, जिसको कि आम फहम ज़ुबान में हम कहते हैं जी शुगर हो गई है। एक तो ये बताइए कि शुगर हो गई है, कब पता कैसे चलाना चाहिए, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और शुगर होती क्यों है? अगर जेनेटिकल को छोड़ दें तो कोई हमारी अपनी गलतियां होती हैं, जैसे ज़ुकाम खांसी इन्फेक्शन है, टीबी है, इन्फेक्शन है, तो शुगर भी कोई इन्फेक्शन चीज़ है या क्या चीज़ है, ये कैसे हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल भाई, पहले ज़माने में शुगर लोगों को बहुत कम हुआ करती थी और आज लोगों को बहुत ज़्यादा शुगर के मरीज़ देखे जाते हैं, लेकिन ये शहरी इलाक़ों में ज़्यादा हैं। और अभी भी गांव देहात में जो लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनमें शुगर बहुत कम सुना जाता है कि इनको शुगर हो गई। अगर हो भी गई है तो 80 साल 90 साल की उम्र में जाकर पता चलता है शुगर हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों है? ये तज़ाद क्यों है? वो इतनी नेचुरल लाइफ गुजार रहे होते हैं कि वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, सादी ग़िज़ाएँ खाते हैं, फ्रोज़न फूड्स जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और वो सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त बिल्कुल ताज़ा खाते हैं, रोटी वो बिल्कुल एहतियात के साथ खाते हैं। ये भूसी वाली रोटी, गंदम की रोटी ये खाते हैं। हमारे यहाँ जो है वो तंदूर की रोटी, बिल्कुल मैदे की रोटी, मैदे के पराठे, हलवा पूरियाँ, इस टाइप की चीज़ें खाते। अच्छा, वो लोग चलते बहुत हैं, फिर वो चलते ज़्यादा हैं, उसके बाद वो धूप का इस्तेमाल उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। हम सिर्फ AC के अंदर बैठे रहते हैं, आरामदेह सोफ़ों पर बैठे रहते हैं, चलना फिरना कम है। जब वो धूप में ज़्यादा चलते हैं, खाते अच्छा हैं, ताज़ा पानी पीते हैं और सरे शाम सो जाते हैं और सुबह सादिक में, फजर सादिक के वक्त उससे आधे घंटे पहले तहज्जुद की नमाज के लिए उठ जाते हैं। नमाज अगर ना भी पढ़ें लेकिन उठते वो सुबह सादिक में हैं। सुबह सादिक में उठने के बाद उनका जो काम होता है वो सबसे पहले वो नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता वगैरह करते हैं, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा नाश्ता। उसमें देखिए सादी ग़िज़ाएँ होती हैं, दही होता है, अगर पराठा भी हुआ तो देसी घी का पराठा होता है, अंडा भी देसी मुर्गी का होता है। वो खा पी के वो अपने कामों पर निकल जाते हैं। और दोपहर का खाना वो आज भी मैंने देखा कि बहुत लाइट खाना दोपहर का, उसमें फ्रूट का इस्तेमाल होता है, और जो मगरिब का खाना होता है वो उससे भी ज़्यादा लाइट लेते हैं। नाश्ता हैवी करते हैं, दोपहर का खाना उससे लाइट, और फिर रात का खाना उससे भी ज़्यादा लाइट खाते हैं, और सरे शाम यानी कि मगरिब की इशा की नमाज पढ़ा के वो सो जाते हैं। आप सारी दुनिया की तिब को उठा के देख लें बिलाल भाई, जितनी भी इंसुलिन हर किस्म की लगा लें शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और हर किस्म की दवाइयाँ खिला दें, अगर आप उसको सही से सुलाएंगे नहीं, यानी कि फितरत खुदाबंदी पे अगर वो बंदा अमल नहीं कर रहा है, सही से सोएगा नहीं, सही से सादी ग़िज़ाएँ खाएगा नहीं, अगर सही से उसने अपने दांतों को साफ़ नहीं किया, यहाँ पर इसको अहमियत नहीं देते हैं। हम दांतों को जब साफ़ नहीं करते हैं, सारी ग़िलाज़त हमारे मुंह के अंदर मौजूद होती है, और वही ग़िलाज़त हमारे जब मैदे में जाती है वो सबसे पहले अल्सर की वजह बनती है, बदहज़मी की वजह बनती है, और बहुत सारी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं हमारे। अब्बास भाई आपने बड़ी अच्छी तरफ तवज्जो दिलवाई, कहीं मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लूँ। डॉक्टर साहब आप क्या समझती हैं कि डायबिटीज़ के आसार होते हैं, सिम्टम्स क्या है? अगर किसी को है उसको नहीं पता, जैसे कि वो कह रहे हैं गाँव में नहीं है, तो लोगों ने हो सकता है टेस्ट ही ना कराए हो, कैसे पता चलता है कि डायबिटीज़ है? अच्छा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कुतुब साहब। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो लोग डायबिटीज़ के टेस्ट करवाते भी हैं, चाहे अपना फास्टिंग इंसुलिन करवाते हैं, HbA1c करवाते हैं, शुगर चेक करते हैं, उस पर आप रिलाई मत करें, क्योंकि 10 से टेस्ट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपको उसमें लगता है कि आपकी डायग्नोज नहीं हुई है लेकिन आपको सिम्टम्स हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि आप 10 से 15 साल तक प्री डायबिटिक हो सकते हैं बगैर डायग्नोज हुए।
डायग्नोज तो नहीं हुआ इसी होगा। में टेस्ट पे रिलाई ही नहीं। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो मैं उनके HbA1c को कोई हतमी क्राइटेरिया नहीं HbA1c जो मानती। है वो 6 महीने का 3 टॉलरेंस महीने है, बाद 3 का महीने बाद आपका बिल्कुल ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का, कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज है, जो हीमोग्लोबिन है, उस पर कितनी ग्लाइकोसाइलेशन हुई है, कितना कार्बोहाइड्रेट ऐड हुआ है, उसके रेशियो से डिसाइड किया जाता है, जो कि अगर 5 से ऊपर हो तो उसको प्री डायबिटिक कंसिडर किया जाता है। इस टेस्ट पे रिलाई मत करें। आप 10-15 साल प्री डायबिटिक हो सकते हैं और आपको पता नहीं लग सकता, और वो किसी भी टेस्ट में नहीं आएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानियां पहचानने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, एक चीज जो सुबह फास्टिंग करते हैं शुगर टेस्ट, वो क्या बेहतर चीज है? वो बिल्कुल बेहतर चीज है, वो आपको हेल्प कर सकती है। फास्टिंग शुगर मैं किन लोगों को रिकमेंड करती हूँ? जो ऑलरेडी डायबिटिक है, जो मेरे पास ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं। और ये फास्टिंग के दौरान 8-10 घंटे है या 12 घंटे? यू शुडंट बी ईटिंग एनीथिंग। अच्छा, वो मैं उन लोगों को रिकमेंड करती हूँ जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जिनका पता है, जो डायग्नोज हैं, जो मेरे पास ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, और जब हमने उनकी हफ्ते की मॉनिटर करानी हो। लेकिन अगर आपको अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स बताती हूँ, सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन आपकी फास्टिंग शुगर नॉर्मल है और आप कह रहे हैं अभी तो कुछ नहीं हुआ, मैं डायबिटिक नहीं हूँ, तो नहीं, कुछ हो गया हुआ है। वो सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स सबसे पहले आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यानी फटीग, थकावट। सबसे सिंपल सिम्टम। अगर आप खाना खाते हैं ना और उसके 15-20 मिनट बाद आपको सुस्ती होती है, आपके जिस्म से जान निकलती है, आपको नींद, ये नॉर्मल नहीं है। हमारे यहाँ पे नॉर्मली इस बात को बड़ा मजाक समझा जाता है। सारे लाहौर में डायबिटीज है। एग्जैक्टली, ये 80 सारे लाहौर को प्री डायबिटीज आप ये कह सकते हैं। 80 से 90% लोगों को इनका ख्याल होता है कि खाने की वजह से इस बात पे लोग हंसते हैं, जो खाने के बाद क्यों आपने इनएक्टिव फील करना है? खाने के बाद आपको इनएक्टिव फील नहीं करना चाहिए। अगर आपको थकावट फील हो रही है खाने के बाद, प्री डायबिटीज है आपको। पेट अगर आपका निकला हुआ है, मेरी बात सुने। अच्छा, हमारे यहाँ पे पेट निकले को तो कुछ समझते ही नहीं है ना, सेहत की निशानी, सेहत की ये सेहत है। पतले होने और चुस्त होने को सेहत कहते हैं। पेट आपका फ्लैट होना चाहिए, इतना सा भी नहीं निकला हुआ होना चाहिए। जिसका पेट निकला हुआ है, इसका मतलब है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। मैं कोट आगे कर लूं जरा। पेट निकलने का क्या मतलब है? पेट निकलने का पेट में क्या है? पेट में सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स हैं सारे। टांगों और हाथों में, बाजुओं में कोई ऑर्गन है? नहीं है। अगर पेट निकल रहा है तो इसका क्या मतलब है? कि जो पेट के ऑर्गन्स हैं उसके बाहर चर्बी आ रही है। इसका मतलब है जिगर चर्बी की उल्टी कर रहा है। तो फैटी लिवर जहां पे शुरुआत हो जाती है, जहां पे चर्बी आ जाती है, वहां पे दूसरी चीज इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। जहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है वहां प्री डायबिटीज। पेट चिपका हुआ होना चाहिए सबका, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ऊपर वाले से मुराद है ये जो आपका ये वाला एरिया होता है, और जो नीचे इंटेस्टाइन वाला एरिया होता है, पेल्विस वाला एरिया। ये आपका पेट फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट पेट होना नॉर्मल चीज है। निकला हुआ पेट होना लोग आते हैं, बहुत से पतले पतले लोग होते हैं, लोग होते हैं, लेकिन पेट निकला होता है। फैटी लिवर, वो फैटी लिवर है। साहब उसका मतलब है ना कि फैटी लिवर है। पेट में क्या ऑर्गन? मेरे पास लोग आते हैं तो वो माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए, एक सोफे पे वो पूरे नहीं आ पा रहे होते, तो वो कहते हैं हम तो बड़े परेशान हैं, हमने टेस्ट कराया, डायबिटीज निकले। मैं कहती हूँ अब आपको पता लगे तो वो बड़ी पुरानी होगी, तो बड़ी पुरानी, आप 150 किलो। इन चीजों में फर्क क्या होता है? जैसे कहना एक चीज इसको शुगर हो गई है, या ये कहना कि ये शुगर रेजिस्टेंट है, इसमें क्या फर्क है? ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। शुगर रेजिस्टेंस का मतलब एक्चुअली होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन आपके जिस्म का सबसे डोमिनेटिंग हार्मोन है, जिसका काम है कि आपके मसल सेल्स और आपके एडिपोसाइट्स यानी फैट सेल, उसमें ग्लूकोज को भेजे, ग्लूकोज एज अ फ्यूल यूज हो, वो बर्न हो। अब आपके पास मसल सेल्स और एडिपोसाइट्स के ऊपर एक ताला होता है जिसको आप इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। अगर उसकी शेप चेंज हो जाए, उसकी शेप कब चेंज होती है? जब चर्बी का सेल बड़ा हो जाता है। बड़ा होता है ना तो स्ट्रेच हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। जब उसकी शेप चेंज होती है, वो अपनी चाबी को यानी इंसुलिन को पहचानना छोड़ देता है। जब मतलब अमीर हो गया तो उसने अपने रिश्तेदारों को पहचानना छोड़ दिया। एग्जैक्टली तो वो अपनी चाबी को पहचानना छोड़ देता है। हाँ, तो इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं भेज पाता। अच्छा, वो जब उसको सेल के अंदर नहीं भेज पाता तो क्या होता है? ग्लूकोज ब्लड में राइज होना शुरू हो जाती है। तो आप टेस्ट करते हैं तो ज्यादा आता है इसको आप। हाँ, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज है। अच्छा, बहुत अरसे तक ये ज्यादा नहीं भी आता, लेकिन जब ये फिनोमेना आपके जिस्म में शुरू हो जाता है, इसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा आप इजी ये है कि आपका पेट निकला हुआ हो, आपको खाने के बाद फटीग होती हो, आपके आर्मपिट्स में या गर्दन के पीछे काले पैचेस पड़े हो। मेरे पास एक क्लाइंट आई अपनी बेटी को, 15-16 साल की बेटी को लेकर, वो बहुत ओवरवेट थी बच्ची, तो कहती हैं जी डॉक्टर साहबा इसके कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके गई हूँ, ये काले पैचेस नहीं हटे। बहुत सारे लोग अभी कहेंगे ये गर्दन के पीछे जो काले निशान होते हैं, आपका ख्याल होता है कि इनको साफ हो जाए ना, ये मैल नहीं है। वो मैल नहीं है, वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से नहीं हटेगी। 6 महीने उन्होंने मेरे साथ गायब हो जाएंगे, वो जादू की तरह गायब हो जाते हैं अगर आप नज़्मो ज़ब्त अपनी जिंदगी में। इसका मतलब कि अगर किसी को डायबिटीज है
तो वो कुदरती तौर पे इलाज के साथ साथ अपने आप को सिर्फ पतला कर ले अगर, तो ये उसका सोल्यूशन कुछ है? मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आप को सेहतमंद कर लें। पतला होना पैकेज में साथ खुद ही आ जाता है, क्योंकि मोटा इंसान कैसे सेहतमंद हो सकता है? सेहतमंद तो सिर्फ एक क्या बात की है, वो मोटा इंसान कैसे सेहतमंद हो सकता है? अब यहाँ पे जरा सोचिए तिब नबवी आगा भाई, अब याद आ गई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी सीरत जो कि बुखारी शरीफ में हज़रत माज़ बिन जबल ने तारीफ़ की है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट जो था वो पीछे लगा हुआ था। अब यहाँ पे कमाल बात नहीं है कि हम बातें तो मोहब्बत है सीरत रसूल की करेंगे, लेकिन बिल्कुल काम जो है वो उल्टा करेंगे, और ये बात जो है ये उलमा कराम पे भी सादिक उतरती है। हजूर तिब में, तिब नबवी में, अगर तिब नबवी में कोई इलाज है इसका या कोई प्रिकॉशंस हैं इसकी कि आप शुगर से या इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको ना हो, या अगर हो गई हो तो उसका इलाज या उसकी केयर कैसे की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बिलाल भाई, बहुत ही आसान और सहल चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को और दुनिया को बताई हैं कि क्या इस्तेमाल की जाए चीज़ें। जैसे मेथी दाना है, मेथी दाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को इसके फ़ायदे मालूम चल जाएं तो सोने से भी ज़्यादा भाव में ये बिकेगी। अब मेथी दाने को अगर हम इस्तेमाल करें तो रात को 2 चमचे मेथी दाना साफ़ पानी में, जो कुदरती मीठा पानी है, उसके अंदर भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको छान के पी लीजिए। आपकी शुगर बहुत कंट्रोल में रहेगी। और नबी रहमत जैसे खाने को नौश फरमाते थे, खाना तनावुल फरमाते थे, उस तरीके से अगर हम उनकी सीरत को कोड करें, वो नमाज फ़जर के बाद खाना खाते थे, और खाने की शुरुआत जो है ये जो लाल पिंक सॉल्ट है, कभी इससे शुरू करते थे, कभी खजूर से शुरू करते थे। और खाने के अंदर सब्जियों का इस्तेमाल, जैसे लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा होता था उनकी ग़िज़ा के अंदर, और गोश्त का भी इस्तेमाल होता था। गोश्त के इस्तेमाल में जैसे कि दुम्बे का गोश्त है, वो सबसे अच्छा गोश्त है, क्योंकि उसके साथ फैट है। नहीं, देखिए फ़ैट है, लेकिन अगर इससे अच्छा कोई गोश्त होता तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बीहा के वक्त अल्लाह इससे अच्छा कोई गोश्त भेज देता, कोई और जानवर भेजता। उसका फ़ैट हटाकर अगर दुम्बे का गोश्त खाएंगे, दुम्बे के गोश्त में बिलाल भाई इतनी शिफा है, इतनी शिफा है कि हदीस में मौजूद है, अगर दुम्बे के गोश्त को, इसका मतलब लाहौरियों के लिए आपकी जो एडवाइस है वो ये है कि कढ़ाई ना खाएं, शनवारी खाएं। जी हाँ, दुम्बे के गोश्त को अगर इस्तेमाल किया जाए, और दुम्बे के गोश्त का इस्तेमाल का एक तरीका मैं आपके प्रोग्राम में आपके सुनने वालों को बताना चाहता हूँ। अगर दुम्बी के दूध के अंदर दुम्बे का थोड़ा सा गोश्त, एक आधा पाव के करीब भी उबाल लें और उसको गला लें, उसके बाद अगर आप खाते हैं, आपको मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज इसमें मिल जाएगा। आपको इतनी शिफा मिलेगी इस दुम्बे के गोश्त के अंदर, और आपकी जितनी भी कमज़ोरियां हैं, जितनी भी नकाहत है, जितनी भी बीमारियां हैं, सबका ग्राफ बिल्कुल नीचे बैठना शुरू हो जाता है। चंद दिनों के अंदर आपको मालूम चलेगा कि हमें फ़ायदे क्या क्या हासिल हो रहे हैं। गोश्त में दुम्बे का गोश्त मैं गला लूँ, यही फरमा रहे ना आप? जी हाँ, जी हाँ। दुम्बे के दूध में मैं दूध को गला लूँ, और आप फरमा रहे हैं कि ये बहुत बीमारियों का इलाज है। डायबिटीज़ का भी इलाज तो नहीं कहना चाहिए, रिवर्सिबल तो नहीं है शायद ये। देखिए, डायबिटीज़ को अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के अंदर देखें, बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो अभी भी सादी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, और बड़े मतलब एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हैं अपनी सेहत को और अपनी लाइफ को बचाने के लिए। हकीम साहब, उन लोगों को जो सादी ग़िज़ा खाते हैं उनको कोविड नहीं हुआ। हमने तो अभी ये स्टैटिस्टिक्स भी नहीं पूरी की। कोविड ज़्यादा हुआ है जो कि फास्ट फूड वाले मेरी तरह के बच्चे थे। कोविड भी नहीं हुआ बिलाल भाई। अगर सिर्फ रमज़ान में आप देखेंगे कि रमज़ान में खाने से अगर सही से खाना खाया जाए, समझ के, रमज़ान आता है हमारे लिए इसलिए कि हमें शिफा मिले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े में अल्लाह ने शिफा रखी है। या हम सब कुछ उल्टा कर देते हैं, सारे मुरगन खाने, समोसे, पकोड़े, सब तेल में पकी हुई चीज़ें खाते हैं, और दस्तरखान इतना भर देते हैं, पुरलुत्फ़ कर देते हैं उसको, और फिर उसके बाद एक आदमी 2-2, 3-3 टाइम का खाना एक साथ खा लेता है। बिलाल भाई,
इंग्लैंड में एक शो हुआ, मॉर्निंग शो, उसमें 2 साइंटिस्ट उन्होंने बुलाए और एक साइंटिस्ट का दावा था कि इंसान बगैर बीमार पड़े 150 साल जिंदा रह सकता है, दूसरे साइंटिस्ट का दावा था कि इंसान 250 साल बगैर बीमार पड़े जिंदा रह सकता है। तो जैसी मॉर्निंग शो में एंट्री हुई, तमाम जो ऑडियंस थे वो उठ के खड़े हो गए, क्लैपिंग हुई कि साहब इतने बड़े साइंसदान हमारे प्रोग्राम में हैं। उसने, होस्ट ने उनसे पूछा कि आपका जो दावा है कि 150 साल जिंदा रह सकता तो कैसे? उसने कहा सूरज के उगते टाइम खाना खाया जाए और सूरज के गुरूब होते टाइम खाना खाया जाए और दोपहर में एक हैप्पी मील ले ली जाए। तो उसने कहा जस्ट लाइक के मुसलमानों का रोजा, फास्टिंग, आप वो बात कर रहे हैं? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो साइंटिस्ट हूं, मुझे ये मालूम है कि आप इस टाइम पे खाना खाइए और एक हैप्पी मील ले लीजिए, आप 150 साल बगैर बीमार पड़े। भाई ये नहीं पता था कि मुसलमानों ने पकौड़े इजाद किए हुए हैं। जी हाँ। अच्छा, फिर उसने कहा खाना क्या है? वो ट्रॉली भी अपने साथ लाया। सब आपको कोई खबर तो नहीं मिली पकौड़े रमजान में फर्ज तो नहीं किए गए ना कहीं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल फर्ज नहीं किया गया है। तस्दीक कर लूं ना, हम तो उसको फर्ज समझ के खाते हैं ना। जी हाँ, फर्ज समझ के खाते हैं और इतनी सारी लवाजमात रख लेते हैं कि खास तौर पे बजट बनाते हैं रमजान का। अच्छा, जो ट्रॉली लेके आए थे बिलाल भाई, वो उसमें उसने कहा खाना क्या है? उसने कहा खाना यह है कि चंद सब्जियां थी हरी वाली, उसने कहा ये खाना है, सेब खाना है। उसने एक दूध का गिलास या जूस का गिलास ले लें, एक छोटा सा पीस आप चिकन का या बीफ का या मटन का ले लें। उसके बाद उसने कहा 2 स्लाइस ले लें। उसने कहा ये बस? उसने कहा मक्खन वक्खन आप खा लें इसके साथ। उसने कहा इतना सा खाना? उसने कहा जी इतना सा खाना खाना है, सुबह इतना सा खाना खाना है, शाम थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी है आपने और हैप्पी मील लेना है।